हरि ओम। Hello everyone, myself Santosh Chaube. Good evening to all of you. Today we shall discuss about a very important topic of our constitution, that is preamble of its. आज की हम लोग हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना पर विस्तार से बातचीत करेंगे। देखिए, प्रेम्बल या प्रस्तावना, जिसे हिंदी में उद्देशिका, प्रस्ताविका, प्रस्तावना, भूमिका, पूर्व पीठिका, परिचय इत्यादि नामों से जाना जाता है, यह किसी भी देश के संविधान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, भारत के कुछ संविधान विज्ञों के स्टेटमेंट से आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हो। N.A. पालकीवाला, जो भारत के एक बहुत बड़े संविधान विज्ञ हैं, उन्होंने प्रेम्बल या प्रस्तावना के बारे में कहा कि दिस इज द इंट्रोडक्टरी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान का परिचय पत्र होता है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। आर्नेस्ट बार्कर ने इसे संविधान का कुंजी फल कहा। सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह के शब्दों में दिस इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान की आत्मा है। और यदि हम बात करें ठाकुर दास भार्गव की, ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, he said that the preamble of the constitution is the most esteemed part of it. It is the key of the constitution, it is ornament of the constitution, it is the soul of the constitution, and it is the right place at which we can evaluate the constitution rightly. उन्होंने कहा कि अगर हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना संविधान का सबसे प्रतिष्ठित भाग है। यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान का वह स्थान है जहां पे संविधान का मूल्यांकन सबसे अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो देखो, यह जो प्रेम्बल या प्रस्तावना है, अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, वो यह आता है कि प्रेम्बल या प्रस्तावना लिखने की जो परंपरा है संविधानों में, यह कहां से आरंभ होती है। एज यू ऑल हैव द नॉलेज दैट द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसा कि आप सभी लोगों को यह जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है, और इसी संविधान में सबसे पहली बार प्रेम्बल या प्रस्तावना को जगह दी गई थी। आफ्टर दैट 188 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन रिटन। इसके बाद दुनिया के 188 संविधान लिखे गए, कुल 189 जो है लिखित संविधान है, और इन संविधानों में आपको प्रेम्बल या प्रस्तावना देखने को मिलेगी। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया के 54 ऐसे देश हैं जिनके संविधान में कोई प्रस्तावना या प्रस्ताविका नहीं है। हाँ, 135 देश हैं जिसके संविधान में प्रस्तावना को जगह दी गई है, और इंडिया इज नॉट ऑल्सो द एक्सेप्शन। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना का जो भाव है, जो प्रस्तावना का भाव कहना गलत होगा, प्रस्तावना की जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा हम लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, और सवाल यह आता है कि जो प्रेम्बल या प्रस्तावना है, इसका क्या है एटिमोलॉजिकल मीनिंग, क्या है इसका शाब्दिक अर्थ। तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। देखो, मैं बता दूं कि जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है प्री और दूसरा है एम्बुलस, एम्बुलेयर या एम्बुलस। प्री और एम्बुलेयर या एम्बुलस। तो प्री का मतलब होता है बिफोर,
और एम्बुलर या एम्बुलस का मतलब होता है वॉकिंग। तो यदि हम लोग इन दोनों को मिला दें, इसका अर्थ हो गया कि बिफोर वॉकिंग, चलने के पहले। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब यह है कि सिंस यू आर डेल्विंग in the depth of the constitution, it is very pertinent to you to know its essence। आप चूंकि संविधान की गहराइयों में जा रहे हो, तो इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप यह जरूर जान लो कि यह संविधान की जो गहराई है वह कितनी है। कहने मतलब यह है कि जो प्रेम्बल या प्रस्तावना होता है, या प्रेम्बल या प्रस्तावना उस देश के संविधान में क्या कुछ बातें लिखी हुई है, उसका सार होता है, उसका संक्षेप होता है। दैट इज वाई प्रेम्बल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही कारण है कि प्रस्तावना को हम लोग संविधान का सार या संक्षेप भी कहते हैं। अब यहाँ पे यह सवाल आ गया कि व्हाट इज द मेन डॉक्यूमेंट बाई विच वी हैव एडॉप्टेड द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का जो मुख्य दस्तावेज है वह कौन सा है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान निर्मात्री सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आए, तो ही हैड ए पेपर इन हिज हैंड। उनके हाथ में एक पेपर था और उन्होंने इस पेपर को दिखाते हुए कहा कि यह वास्तव में भारत के संविधान का संक्षेप है। उन्होंने कहा कि मैं इसको प्रस्तुत करना चाहता हूं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग इस पर चर्चाएं कर सको कि मोटी मोटी बातें संविधान की क्या होगी, हम लोग इस पर हमें क्लियर होना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा कि इसके बाद 13 दिसंबर 1946 से लेकर 20 दिसंबर 1946 तक इस पर चर्चाएं होती रही। चर्चा और भी लंबी चलती, लेकिन संविधान निर्मात्री सभा के में जो एम.आर. जयकर साहब थे, उनका यह कहना है था कि चूंकि मुस्लिम लीग के लोग यहाँ पे नहीं हैं, और जाहिर सी बात है उनके बिना यदि हम इतना महत्वपूर्ण भाग को पास करा देंगे, इसको हम लोग स्वीकृत कर लेंगे, तो यह शायद जो है मुल्क के साथ में, या शायद जो देश के साथ में जो है वह बेईमानी हो जाएगी। और इस कारण से उन्होंने उनके अनुरोध पर इसको रोक दिया गया। लेकिन जब दूसरा सत्र आरंभ हुआ, मुस्लिम लीग फिर से नहीं आई, तो फिर से इस पर 20 जनवरी 1947 से चर्चा शुरू हुई, या 22 जनवरी 1947 तक चली, और उसके बाद अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान निर्मात्री सभा ने इसे पारित कर दिया। और यह हुआ, इसी के आधार पर भारत के संविधान की प्रस्तावना या प्रस्ताविका लिखी जाएगी। इसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रस्तावना में जो बातें जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी, उद्देशिका प्रस्ताव में थी, उसी को आधार बना करके उन्होंने एक दो शब्दों को अलग से जोड़कर भारत के संविधान की प्रस्तावना को लिख दिया। और यह प्रस्तावना जो है संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकृत कर लिया गया। यहाँ पे हम लोग प्रस्तावना में क्या बातें हैं, इसका क्या महत्व है और इससे क्या हमें जानकारी मिलती है, इन सारी बातों को जानने के पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लें कि जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उस संविधान निर्मात्री सभा में प्रेम्बल या प्रस्तावना को लेकर के बहस किस बात पे हुई। तो मैं बताना चाहूंगा कि there were some eminent members in the Constituent Assembly who wanted to include some new terms in the preamble। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के कुछ प्रतिष्ठित सदस्य थे जो चाहते थे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्दों को जोड़ा जाए। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले जो एच.बी. कामत हैं, मतलब हरि विष्णु कामत, ये मध्य प्रदेश से चुनाव जीत करके गए थे, उसमें सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था ये। तो उन्होंने प्रपोज किया कि भारत का जो संविधान है यह बाय द नेम ऑफ द गॉड से आरंभ होना चाहिए, ईश्वर के नाम पर यह आरंभ होना चाहिए। और मैं बता दूं कि दुनिया के लगभग 50 ऐसे संविधान हैं जिनके संविधानों में ईश्वर को जगह दी गई है, लेकिन चूंकि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान होने जा रहा था, इसलिए इसको प्रेफर नहीं किया गया। एंड एक ग्रेट डिबेट स्टार्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और संविधान निर्मात्री सभा में इस पर एक लंबी बहस आरंभ हो गई। एंड कॉन्सिक्वेंटली द मैटर वाज डिसाइडेड बाय वोटिंग, और उसके बाद यह जो मामला है उस मामले को मतदान के द्वारा इसका निर्णय करना पड़ा। और अंत में यह हुआ कि जो भारत का संविधान की प्रस्तावना है, इसमें हम लोग ईश्वर शब्द को नहीं जोड़ेंगे। और इस प्रकार से एच.बी. कामत के द्वारा जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में गॉड शब्द या ईश्वर शब्द जोड़ने की बात थी, उसको यहाँ पे इनकार कर दिया गया। इसी प्रकार से आज के असम के जो कामरूप जगह है, वहां से चुनाव जीत करके आपके आए थे
आपके आए थे रोहिणी कुमार चौधरी साहब। रोहिणी कुमार चौधरी साहब चाहते थे कि चूँकि वो कामाख्या क्षेत्र के रहने वाले थे और वहाँ पे जो काली माता है उनका बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि संविधान की प्रस्तावना में देवता की जगह में देवी शब्द का इस्तेमाल किया जाए। उनका ये कहना था कि भारत में देवियों को ही हमने सारे पावर दे रखे हैं और चूँकि संविधान जो है पावर का मामला है, इसलिए यहाँ पे जो शब्द है वह यहाँ पर गॉड नहीं बल्कि गॉडेस से जुड़ा जाना चाहिए। और उस पर भी बहस हुई और अंत में यही हुआ कि नहीं, हम लोग न यहाँ पर देवता शब्द जोड़ेंगे और न हम यहाँ पर देवी शब्द जोड़ेंगे। इसके बाद हज़रत मोहानी साहब, एक मोहम्मद फजलुल हसन नाम था उनका, और मैं बताना चाहूँगा कि मौलाना साहब थे। और ये जो आपके मौलाना जो आपको साहब हैं हज़रत मोहानी साहब, वो चाहते थे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ दिया जाए। मैं थोड़ा-सा आपको हज़रत मोहानी साहब के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, हज़रत मोहानी साहब ही इज़ अ वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी इन इंडिया। भारत के बड़े ही, मैं कहूँगा कि बड़े महत्वपूर्ण जो है व्यक्तित्व रहे हैं। हसरत मोहानी साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद शब्द को 1921 में गढ़ा था, कॉइन किया था। हालांकि शब्द को सबसे अधिक पॉपुलर करने का काम भगत सिंह जी ने किया, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि शब्द को गढ़ा किसने, इनकलाब जिंदाबाद मतलब लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, जो क्रांति है वो लंबा चले, क्रांति जिंदाबाद रहे, इस शब्द को गढ़ने वाले जो थे वो हसरत मोहानी साहब थे। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने स्वामी कुमारानंद के साथ में 1921 में सबसे पहली बार उन्होंने भारत के लिए कंप्लीट फ्रीडम अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में बातचीत किया था। ही वॉज द फर्स्ट मैन हु डिमांडेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश योक। ब्रिटेन की दास्ता से पूर्ण मुक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने सबसे पहली बार जिस व्यक्ति ने विचार रखा था, वो व्यक्ति भी आपको हसरत मोहानी साहब भी हैं। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात, अगर गजल की बात की जाए तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि गजल के दुनिया के जो सरताज हैं वो हैं आपको जगजीत साहब, जगजीत सिंह जी। लेकिन जिस गजल को सबसे अधिक भारत में और दुनिया में पॉपुलैरिटी मिली हुई है वह है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये जो गजल है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हर किसी युवा या युवती या फिर मैं कहूँगा चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, ये गज़ल एक अलग सी गुदगुदी पैदा कर देती है। इस गज़ल को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति का नाम है हज़रत मोहानी साहब। हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि ये गज़ल जो है यह निकाह फिल्म में आई और ये 1982 में इसको पिक्चराइज किया गया था और इस गज़ल को सुर देने का काम किया था गुलाम अली साहब ने। लेकिन ये गज़ल लिखने का जो काम किया वो किया था हज़रत मोहानी साहब ने। तो हज़रत मोहानी साहब भारत के संविधान निर्माती सभा में उन्होंने बहस करते हुए कहा कि भारत के संविधान का जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, वहाँ पे एक शब्द लिखा जाए और वो शब्द होना चाहिए समाजवादी, क्योंकि वो समाजवाद से बड़े प्रेरित व्यक्ति थे। But Dr. B.R. Ambedkar said that if we write the term socialism, it means we are party with the United States of Soviet Rus। उन्होंने कहा कि अगर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद सब स्पष्ट लिख देते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम संयुक्त राज्य जो आपका या पूर्व सोवियत संघ है, पूर्व सोवियत संघ के साथ हमने पार्टी बना ली है। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि इंक्लाइनेशन ऑफ इंडिया इज टुवर्ड्स सोशलिज्म। भारत का जो झुकाव है वो समाजवाद की तरफ है, लेकिन समाजवाद सब हम लिखेंगे नहीं बल्कि भाव में लिखेंगे। उन्होंने कहा कि यह हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, हम जिस लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, प्रेम्बल में ये सारी बातें जो है उसको बताने के लिए काफी है कि भारत का जो संविधान है यह संविधान जो है समाजवाद की तरफ झुका हुआ रहेगा। और प्रेम्बल में समाजवाद सबको स्पष्ट रूप से लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने बाद में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवाद शब्द को जोड़ दिया। उस समय की शायद ज़रूरत थी, उस समय की सरकार की शायद ज़रूरत थी। ये जो चर्चा है हम लोग किसी और दूसरे क्लास में करेंगे। तो मैं बता दूं कि जो प्रेम्बल है इसमें समाजवाद शब्द जो है हम लोगों ने समाजवाद शब्द जो है वो अब नहीं जोड़ा। इसके बाद एक बिहार से सदस्य थे जिनका नाम ब्रजेश्वर प्रसाद, उनका कहना था कि समाजवाद के साथ में यहाँ पर पंथ निरपेक्ष शब्द भी होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, जो सेकुलर शब्द है, इस पर भी बात हुई कि देखिए भारत का जो संविधान है
यह संविधान पथ निरपेक्ष तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में, और साथ ही साथ जो प्रेम्बल है उसमें भी लिखा हुआ है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कि हमें आज़ादी होगी किस बात की, तो हमें आज़ादी होगी विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की। और यह प्रेम्बल, यह जो है, यह पथ निरपेक्ष शब्द को बताने के लिए काफ़ी है। हालांकि बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस शब्द को भी संविधान में जगह दे दिया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। देखो, मैं बता दूं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, द प्रेम्बल हैज बीन रिटन वेरी ब्यूटीफुली, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने लिखा है। और मैं बताऊं कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, आवर प्रेम्बल इज वेरी शॉर्ट। ये भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा होने के बावजूद भी हम लोगों ने बड़ा ही छोटा संविधान का प्रस्तावना लिखा है, बड़े सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। मात्र 85 शब्दों में संविधान की प्रस्तावना लिख दी गई। जबकि मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में जिन 135 देशों के संविधान में प्रस्तावना है, उसमें ईरान के संविधान की प्रस्तावना में 3007 शब्द हैं, जो एक बहुत बड़े संविधान की प्रस्तावना की तरफ इशारा करता है। और यदि बात करें हम लोग यूनान की, तो यूनान के संविधान की प्रस्तावना मात्र 11 शब्द हैं। और इन दोनों के अगर बीच की बात करें, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना है मात्र 85 शब्दों में। इतने लंबे संविधान की प्रस्तावना लिख देना, मैं कहूंगा दिस इज अ वेरी कमेंडेबल वर्क। अब यहाँ पे सवाल आता है कि यह जो प्रेम्बल या प्रस्तावना, इससे हमें जानकारी क्या मिलती है। और दूसरी बात जो है वह यह है कि जो प्रेम्बल या प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना से का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं बताऊं आपको कि जो प्रेम्बल या प्रस्तावना है, देखिए पहले से इसका पार्ट थोड़ा सा बोल दूं आपको, आपके लिए, कि इसमें लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, and to secure to all citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, esteem the dignity of individual। लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीयता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए, इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 डू एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अपनी संविधान निर्मात्री सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। तो मैं बता दूं कि जहां तक जानकारी का सवाल है, तो सबसे पहली जानकारी क्या मिल रही है कि हु इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया। भारत में जो सत्ता है, भारत में जो प्राधिकार है, अंतिम रूप से किसके पास विद्यमान है, तो उसमें लिखा हुआ है कि उस विद्यमान है हम भारत के लोग में। क्योंकि भारत जो बन रहा है वो किसके द्वारा बन रहा है, तो भारत के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। संविधान जो बनाया जा रहा है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जा रहा है। और जाहिर सी बात यह है कि जो बनाएगा, जो बनाने वाला होता है, वो सबसे बड़ा होता है। क्रिएटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिएशन। और यही कारण है कि इस इंसान को भगवान ने बनाया, इसलिए इंसान से भगवान बड़ा है। लेकिन मंदिर मस्जिद को इंसान ने बनाया, इसलिए मंदिर मस्जिद से इंसान बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपको कि मंदिर मस्जिद के लिए इंसानों की हत्या ना की जाए, क्योंकि मंदिर मस्जिद हमने बनाया है। हाँ, जो ईश्वर है, ईश्वर के लिए ईश्वर जो है निश्चित रूप से इंसान से बड़ा होता है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पे यह हो गया कि पहली बात है कि सत्ता का अंतिम स्रोत किसके पास है, तो भारत की जनता के पास। नंबर 2 यहाँ पे आता है कि इस संविधान की प्रस्तावना से हमें जानकारी मिलती है कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है, जो पॉलिटी है, इसका नेचर क्या है। उसमें लिखा है कि भारत की जो राज्य व्यवस्था होगी कैसे होगी, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो मैं बता दूं कि संपूर्ण बहुत संपन्न है, इसके स्थान पर यह जो शब्द है सॉवरेन शब्द, तो मैं बताऊं आपको कि यह इसका स्थान पर हसरत मोहानी साहब चाहते थे कि यहाँ पे प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र गणराज्य शब्द रखा जाए।
लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब ने इस पर इसको लिखने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, यह जो शब्द है संपूर्ण बहुत संपन्न, इसका मतलब सॉवरेंटी होता है, और सॉवरेंटी का मतलब यह है कि आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होना। और चूंकि जो भारत की जनता है जो पावर दे रही है सरकार को, वो आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र होगी, इसलिए यहाँ पर यह शब्द सही है। तो संपूर्ण बहुत संपन्न का मतलब हो गया सॉवरेन, और इसका मतलब हो गया है होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड फोर्सेस। दूसरा शब्द है समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, कि राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा उत्पादन और वितरण के साधनों को। और मैं बताना चाहता हूं कि भारत की हालांकि व्यवस्था जो है वह मिश्रित प्रकार की व्यवस्था है, पूंजीवाद समाजवाद का मिश्रण है, लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द है वह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए समाजवाद है। तीसरा आपका पंथ निरपेक्ष है। इसका मतलब होता है कि नो प्रेफरेंस टू एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को किसी प्रकार का कोई भी वरीयता ना दिया जाना, एंड टू ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली, सभी धर्मों को जो है एक प्रकार से उनके साथ में व्यवहार करना। और मैं बताऊं कि 2000 में अरुणा राय बनाम जो भारत संघ का वाद आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अपने धर्म को मानना, उसका सम्मान करना काफी नहीं है, आपको पंथ निरपेक्षता के लिए इसमें बहुत जरूरी है कि आप दूसरे के धर्मों का भी सम्मान जानें और उसका सम्मान करें। और नंबर 4 जो शब्द है आपका लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, जिस राजनीतिक व्यवस्था में लोगों को अपने सरकार को चुनने का अधिकार रहता है। दूसरी बात, उन्हें स्वतंत्रता रहती है आपको सभी प्रकार की। नंबर 3 कि वहां पर प्रेस के पास स्वतंत्रता होती है। नंबर 4 कि वहां पर जो है एक निश्चित रूप समय पर चुनाव होता है, उस चुनाव के माध्यम से सरकारें बनाई जाती है। नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह यह है कि चुनाव जो होता है वो निष्पक्ष तरीके से होता है, और यह चुनाव जो होता है वह आपको स्वतंत्र तरीके से होता है। और इस प्रकार से लोकतंत्र का मतलब है। गणराज्य का मतलब भी होता है कि रिपब्लिक, मतलब कि जिसके राज्य के अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो भारत एक गणराज्य है, अमेरिका भी गणराज्य है, लेकिन ब्रिटेन की बात करें गणराज्य नहीं है। हालांकि लोकतंत्र है ब्रिटेन में, लेकिन गणराज्य नहीं है। और गणराज्य इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे उसके राज्य का जो प्रधान होता है वो ताज होता है, और उस ताज का चुनाव नहीं होता बल्कि वो ताज होता है वहां पर वंशानुगत। इसी प्रकार से बताना चाहूंगा कि संविधान की प्रस्तावना से जानकारी मिलती है कि इसका संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान का उद्देश्य में हमें सबसे पहली बात जो जानकारी मिलती है वो यह मिलती है कि यह जो इसमें लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया है। इनमें लोगों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उन्हें उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और साथ ही साथ सबसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और उनकी अवसर की समानता भी प्रदान कराने का कार्य जो है भारत के संविधान के द्वारा किया गया है। हम लोग आगे विस्तार से इस पर जब बात करेंगे तो मैं वहां पे बताऊंगा आपको किस प्रकार से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान में प्रयास किया गया है और संविधान में इसको जगह दी गई है। साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिलती है कि व्हाट इज द डेट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को अंगीकार करने की तिथि क्या है? तो यह तिथि है 26 नवंबर 1949। और अगर हम लोग विक्रमी संवत की बात करेंगे तो यह आपका मार्क्सिस्ट महीना मतलब हो गया आपका यह जो अगहन का महीना आता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने भी जो मार्क्सिस्ट महीना है इसके बारे में कहा है कि मैं जो हूँ ऋतु में बसंत हूँ, मैं ऋतुओं में बसंत हूँ, और मैं अगर बात करेंगे माह में तो माह में मैं मार्क्सिस्ट हूँ। और उन्होंने कहा था कि मैं मार्क्सिस्ट हूँ, तो मैं मार्क्सिस्ट का जो महीना है इसी महीने में भारत के संविधान को एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 को। साथ ही साथ अगर बात पूछा जाए कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना या प्रेम्बल है, इस प्रेम्बल या प्रस्तावना से का महत्व क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि व्हेन देयर इज एनी एम्बिग्विटी इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान के शब्दों में कहीं कोई भी अनिकारता होती है तो आवर ऑनरेबल कोर्ट्स टेक द रिकोर्स, या जो भारत के मान्य न्यायालय हैं इनके द्वारा इसका सहारा लिया जाता है। नंबर टू कि भारत के संविधान का जो मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको समझने में इसके द्वारा आसानी मिलती है। नंबर 3, इससे भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है या किस उद्देश्य से लिखा गया है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 4, यह भी जानकारी मिलती है कि भारत के संविधान का जो प्रेम्बल है इसको हम लोगों ने किस तिथि को अडॉप्ट किया। इसके साथ बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर 2 बार जो है लंबी बहस हो चुकी है,
एक मामला था इंडो बेरुबारी यूनियन का 1960 में। इस मामले को बारे में बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ बता दूं कि इंडो बेरुबारी यूनियन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रस्तावना है ये भारत के संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 को जब केशवानंद भारती का मामला आया, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि प्रेम्बल इज एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रस्तावना है ये भारत के संविधान का अभिन्न अंग है, और जिस प्रकार से संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है, उसी प्रकार से प्रेम्बल या प्रस्तावना में किया जा सकता है। और मैं बताऊं आपको कि यही कारण है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इसमें 3 नए शब्द इंदिरा गांधी जुड़वा दिए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, और आज भी ये भारत के संविधान की प्रस्तावना के अभिन्न भाग बने हुए हैं। ये लंबी चर्चा जो है 5, 7, 8 लेक्चर की होती है, लेकिन मैंने इसको बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ पर बताया है। बाकी बात हम लोग इसको विस्तार से आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।